आज जैसा कि आप देख रहे हैं कि लिखा हुआ इतिहास क्या है, लेकिन यह हमारा पहला क्लास है आपके बीच, इसलिए कुछ सामान्य सी चर्चाएं ज़रूरी हैं। पहली चीज़, आज कोविड-19 के इस दौर में जब दुनिया काफ़ी हैरान और परेशान है, तो ऐसी स्थिति में हमारे बीच बहुत से सारे प्रतियोगी होंगे जो दिशाहीनता के वातावरण में बढ़ रहे होंगे, लेकिन उन्हीं के बीच में कुछ ऐसे पुरुषार्थी भी हैं जो अपने पुरुषार्थ से अपनी भाग की हथेली पर अपनी तकदीरों को स्वयं लिख रहे होंगे। मैं आपको कुछ बातें शेयर करना चाहूँगा, बताना चाहूँगा कि देखिए, जब आज कोविड-19 के दौर में दुनिया थमी सी है, डरी सी है और सहमी सी है, ऐसे समय यदि आप रुके तो निश्चय मानिए कि आप हजारों लोगों से, लाखों लोगों से पीछे हो जाते हैं। हमें शायद एक चिराग से प्रेरणा लेनी होगी। जब एक चिराग जलता है तो अपने चारों ओर प्रकाश करता है, लेकिन प्रकाश करने के बाद जो बाती होती है वो राख में बदल जाती है। इसलिए हमको चाहिए कि सबसे पहले हम अपनी महत्वाकांक्षाओं को, अपनी कल्पनाओं को नियंत्रित करें। हमारा मन है जो केवल दो चीज़ों को सोचता है, एक अतीत को सोचता है तो दूसरा भविष्य को। वर्तमान में वो टिकता ही नहीं। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों, वही व्यक्ति महान है, वही व्यक्ति बुद्ध है, वही व्यक्ति ज्ञानी है जो अपने मन को वर्तमान में टिका दे। और जो अपने मन को वर्तमान में टिका दे, याद रखना, वही सफल है, वही ज्ञानी है, वही प्रकाश है। और यही मन को अतीत और भविष्य से हटाकर केवल वर्तमान की चिंता कर लेना ही समाधि है, यही एकाग्रचित्ता है। इसलिए मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि आप केवल आज की चिंता करिए। जब आप आज की चिंता करेंगे तो निश्चय ही आपका भटकता हुआ मन, जब आप किताब के पन्नों को उलटते होंगे तो पता चला कि किताब के पन्ने आपके सामने हैं, किताब आपके सामने है, लेकिन मन तो कहीं अतीत में और कहीं भविष्य में भटक रहा है। तो निश्चय मानिए इसमें आपकी सफलता तुरंत बाधित हो जाती है। इसलिए अपने अंदर निष्ठुरता लाइए और निष्ठुरता ला करके वर्तमान में सोचिए। कोविड से उत्पन्न चुनौतियों का आप सामना करिए। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहूँगा कि आपने ये जो महान हस्तियों को देखा, चाहे वो बुद्ध रहे हों या महावीर स्वामी या कोई अन्य क्यों न रहा हो, सबसे पहले वह समाज को कुछ देने के लिए उठा है और इस समाज ने उसको बहुत तिरस्कार दिए हैं। लेकिन इन तिरस्कारों से भी, इन कष्टों से भी उन्होंने
बड़े ही शांति के साथ और बड़े ही धैर्य के साथ सामना किया है। आज कोविड-19 के इस दौर में जब आप बहुत परेशान से होंगे कि भविष्य में क्या होने वाला है, आप उसकी चिंता मत करिए। आप आइए, वर्तमान को देखिए और समाज को कुछ देने के लिए, अपने परिवार को कुछ देने के लिए आगे बढ़िए, क्योंकि आपकी सफलता ही आपके परिवार और आपके वृद्धों बुजुर्गों की आयु को सीधे 10 साल बढ़ा देता है। इसलिए आपको परिवार और समाज की खुशियों के लिए कुछ करना होगा। कोविड-19 के चक्कर में रह करके आप अपने अध्ययन को रोके रखें, यह उपयुक्त नहीं होगा। मैं एक बात आपको और कहना चाहूँगा, वो ये है कि मैं आपको बताने जा रहा हूँ भारतीय इतिहास, लेकिन हमारी एक शर्त होती है आपके साथ वार्तालाप करना, आपको सिखाने में हमारी एक शर्त होती है कि जो चीज़ हमने आपको पढ़ाया आप अपने अध्ययन को बस वहीं तक सीमित रखिए, न उससे ज़्यादा न उससे कम। तो निश्चय ही मान लीजिए कि आपके कोई भी क्वेश्चन छूटते नहीं, और अगर कोई भी क्वेश्चन छूटता है तो वह क्वेश्चन ना आप करोगे ना मैं करूँगा, उसको केवल वही करेगा जिसने पेपर बनाया है। इसलिए कुछ एक क्वेश्चन को करने के लिए हम तमाम क्वेश्चन को छोड़ जाएं, ये हमारी बुद्धिमत्ता नहीं है। इसलिए हम आपसे अपील करते हैं कि जितना पढ़ाया जा रहा है उतना ही पर्याप्त है। एक और इसी चीज़ को आपको पढ़ना है, क्योंकि मैं कहना चाहूँगा एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। और एक चीज़ मैं आपको और याद दिलाना चाहूँगा कि कभी 2 देवियों की उपासना या 2 देवों की उपासना एक साथ कभी मत करिएगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सरस्वती को खुश कर लें और अपने मन में पल रही किसी श्रीदेवी को या किसी श्रीमान को खुश कर लें। आपको उपासना किसी एक की करनी होगी, अन्यथा आपके रास्ते रुक जाएंगे। आपकी इस उम्र के बारे में मैंने आपको बहुत कुछ सजग किया है। थैंक यू। तो बस इन्हीं हम कुछ आदेशों के साथ आज का ये क्लास आपके बीच में हम शुरू कर रहे हैं। चूँकि बातें तो करने की बहुत इच्छा थी, लेकिन बीच बीच में मेरी आपसे बातचीत होती रहेगी। आइए फिलहाल आपको हम बताते हैं कि इतिहास क्या है। तो देखिए, सामान्यतः इतिहास को किसी घटना या किसी कहानी का पर्याय मान लिया जाता है, परंतु ऐसा नहीं है। अपितु इतिहास की वास्तविकता यह है कि अगर किसी घटना में 3 चीजें आप जोड़ दें, एक वह लिखित हो, 2 उसमें तिथि हो, और तीसरा उसमें क्रमबद्धता हो, तो ऐसी घटनाओं के लेख को आप इतिहास कह सकते हैं। जहां तक इतिहास शब्द की बात है, तो आप याद रखिएगा कि यह संस्कृत का शब्द है, संस्कृत भाषा का शब्द है। और संस्कृत भाषा की इस शब्द का निर्माण कैसे हुआ है आप देखिए। इसमें लगा हुआ इति एक, फिर आप देखिए इसमें लगा हुआ ह, फिर यहां पर आक लगा हुआ है अर्थात आस। तो इतिहास 3 चीजों से मिला, 3 शब्दों से मिलकर बना इति प्लस ह प्लस आस। तो इति का क्या मतलब हुआ? इति का मतलब है ऐसा ही है, ऐसा ही। और ह का मतलब हुआ निश्चित रूप से, निश्चित रूप से।
और आस का मतलब है था। अब अगर इसको हम जोड़ लें तो हम यहां से शुरू करेंगे। ठीक, यहां से हम शुरू करेंगे। तो आप याद रखिएगा कि इसका मतलब क्या होगा। निश्चित रूप से ऐसा ही था, निश्चित रूप से ऐसा ही था, अर्थात घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही, अर्थात घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन ही क्या है, इतिहास है। अब वैज्ञानिक अध्ययन क्या होता है, अर्थात घटनाओं का वैज्ञानिक अध्ययन। तो आप किस अध्ययन को वैज्ञानिक अध्ययन कहेंगे। तो आप याद रखिएगा, वैज्ञानिक अध्ययन का मतलब है एक ऐसी स्टडी, एक ऐसा इंफॉर्मेशन जिसमें परीक्षण भी हो और जिसमें निष्कर्ष भी हो। जब आपने यहां तक के मैटर में आपने समझा कि इतिहास क्या है, मैं यहां आपको एक बात और भी याद कराना चाहूँगा और आप उससे भूलिएगा नहीं कभी भी, कि जो मेरे क्लास होते हैं वो हिस्ट्री के होते हैं और हिस्ट्री और केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये दोनों रट करके तैयार होते हैं, बिना रटे हुए इतिहास और केमिस्ट्री कभी तैयार नहीं होती। मतलब हिस्ट्री और केमिस्ट्री के बारे में कहा जाता है कि ये बड़े बेवफा हैं, रात भर पढ़ो और सुबह होते ही सभी ये बेवफा हो जाते हैं। लेकिन ऐसा सोचना एक भ्रम है। स्पेशली जो मेरा क्लास होगा या जिसे स्टार्ट में कर चुका हूँ आपके बीच में, यह कभी भी रटने का विषय नहीं है, यह समझने का विषय है। आप इसमें लॉजिक लाइए और लॉजिक ला करके आप एक के बाद एक करके मैटर को समझते चले जाइए। तो अब आइए देखते हैं कि एक प्रश्न उत्पन्न होता है कि इतिहास का फादर कौन है, इतिहास का जनक कौन है। तो इसका नाम बताया जाता है हेरोडोटस। लेकिन अब यहां एक प्रश्न आता है, पहला ही प्रश्न आपके सामने हमने निकाल दिया है। आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से पहला क्वेश्चन निकल के आ रहा है, ठीक है। वो क्या कि इसके इतिहास के जो जनक हैं वो हेरोडोटस हैं। और ये जो हेरोडोटस हैं, इनको इतिहास का जनक कहा किसने। भाई हमारे कहने से तो जनक हो नहीं जाएंगे या आपके कहने से जनक नहीं हो पाएंगे, ठीक है। इसका मतलब है कि कोई बहुत इंपॉर्टेंट व्यक्ति होगा, उसी ने कहा होगा इनको फादर ऑफ हिस्ट्री। तो आप याद रखिएगा, इतिहास का जनक हेरोडोटस हैं, यह बताया था किसने, सिसरो ने, सिसरो ने। क्लियर। अब हेरोडोटस की जो किताब है, यह किताब का नाम है, ये देखिए हमने किताब बना दिया, और यह किताब है हिस्टोरिका, स्टोरिका। अब जहां तक बात आती है कि हिस्टोरिका किसकी किताब है, हेरोडोटस की। किस लैंग्वेज में यह किताब लिखी गई, भाषा क्या है इस किताब का। तो आप बोलोगे कि सर यह ग्रीक भाषा का शब्द है, ठीक है। किस भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का शब्द है। इसमें क्या विवरण दिया गया है, तो आप याद रखिएगा, ग्रीक भाषा में ये देखिए क्या लिखा गया, ये लिखा गया ईरान और ये लिखा गया इंडिया। तो हिस्टोरिका में ईरान, और ईरान में किसका, अखामनी वंश का, अखामनी वंश का। अखामनी वंश में किसका, तो आप कहोगे अखामनी वंश के सम्राट या राजा डेरियस फर्स्ट का, ठीक है। इतिहास लिखा है किसने, हेरोडोटस ने। हेरोडोटस किसके दरबार में रहते हैं, डेरियस फर्स्ट के दरबार में रहते हैं। और हेरोडोटस ने अब इंडिया के बारे में क्या लिखा, तो सिंध के बारे में। देखिए आप याद रखिएगा, अगर कहीं विकल्प आ जाए कि हेरोडोटस ने किस पर लिखा, इंडिया पर लिखा या सिंध पर लिखा, तो आप याद रखिएगा
ठीक है, वह सिंध पर लिखा है, इंडिया तब वहां नहीं लगेगा निशान। तो उन्होंने सिंध के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? तो आप कहेंगे इंडिया के या सिंध के, ठीक है, अमूमन इंडिया ही पूछा जाता है। तो इंडिया या सिंध के पॉलिटिकल कंडीशन की, राजनीतिक स्थिति की जानकारी दिया है इन्होंने। और किसके बारे में बताया है? तो आप कहेंगे कि सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी दिया है। और क्या जानकारी दिया है? तो आप याद रखेंगे कि सिंध के सैनिकों का या भारत के सैन्य व्यवस्था का वर्णन दिया है, यहाँ के सैनिकों के कद और काठी का विवरण दिया है। और क्या विवरण दिया है? आप कहेंगे भारत में पाए जाने वाले आयुर्वेदिक पौधों का उल्लेख किया है। लेकिन यहां तो आपने देखा कि ये जो चीजें गई हैं आपके बीच में बताई गई हैं, ये सारी क्या है? क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से या एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से यह महत्वपूर्ण चीजें थी। अब हम आपको एक चीज बताते हैं कि जो हिस्टोरिका लिखा है, हिस्टोरिका, तो हिस्टोरिका के बारे में आप जानें तो देखिए, ये जो वर्ड लिखा है, ये किताब है हिस्टोरिका। यहां पर भी आपको याद रखना है कि यह दुनिया की पहली ऐतिहासिक किताब है, फर्स्ट हिस्टोरिकल बुक ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, ये दुनिया की पहली इतिहास की किताब है। और एक चीज हमको और याद रखना है, यहां बड़ी चीज याद रखनी है कि इसका अर्थ क्या होता है। हिस्टोरिका का अर्थ क्या है? तो आपको याद रखना है, ये देखिए मैंने लिख दिया हिस्टोरिका, ठीक है ना। तो इसमें दो वर्ड आया, हिस्टो प्लस रिका। तो यहां हिस्टो का मतलब क्या हुआ? हिस्टो का मतलब होता है शोध या रिसर्च, शोध या रिसर्च। और इसका क्या मतलब हुआ? रिका का क्या मतलब हुआ? तो आप कहोगे सत्य, सत्य। तो हिस्टोरिका का अर्थ क्या हुआ? ठीक है, शोध से सत्य को प्राप्त करना ही इतिहास है। अगर आपसे पूछा जाए हेरोडोटस ने हिस्ट्री शब्द का प्रयोग अपनी किताब में पहली बार किया तो इन्होंने हिस्ट्री की क्या डेफिनेशन दिया? तो आप बोलोगे कि सर, शोध के साथ सत्य को प्राप्त करना ही हिस्ट्री है। क्लियर? एक तो हमने आपको ये परिभाषा बता दिया है, ठीक है। लेकिन एक बात आता है, आगे हम जाएं इसके पहले कुछ चीजें आपको भारतीय इतिहास के बारे में भी जानना होगा। तो हम लोग आगे जाने से पहले कुछ बीच में मैटर को ब्रेक कर रहे हैं, और ब्रेक करने के दौरान हम आपसे एक चीज शेयर करना चाहते हैं। वो क्या है? भारतीय इतिहास के बारे में भी हम जान लें। अभी तो हम वर्ल्ड वाइड देख रहे थे, अब हम देखते हैं भारतीय इतिहास। तो देखिए, जो इंडियन हिस्ट्री है, भारतीय इतिहास है, हम इसके बारे में जानते हैं। तो भारतीय इतिहास का जनक कौन है? जनक कौन है? तो आप बोलोगे कि सर यह है वेद व्यास है। वेद व्यास, इनका वेद व्यास का जो रियल नाम है वो क्या है? कृष्णद्वैपायन है, कृष्णद्वैपायन है। ये आपने सीख लिया। अब एक चीज आपको ये सीखना है कि वेद व्यास की जो किताब है ये क्या है? महाभारत है, महाभारत है। क्लियर? अब आप महाभारत के बारे में कुछ चीजें जानेंगे, ठीक है। एक तो आप ये जानेंगे, देखिए महाभारत का एक चीज तो आपने जाना कि वेद व्यास ने लिखा है। अब यहां आपको जानना है कि महाभारत कहां से लिखी जा रही है। तो आप कहेंगे राजस्थान का एक डिस्ट्रिक्ट है अजमेर, और अजमेर में एक झील है पुष्कर झील, और इसी पुष्कर झील के तट पर बैठ करके कृष्णद्वैपायन ने 8000 श्लोकों की रचना किया है, श्लोकों को लिखा है। अब ये चीज देखिए कि राजस्थान के अजमेर डिस्ट्रिक्ट के पुष्कर झील के किनारे बैठ करके 8000 श्लोकों को लिखा है। यहां भी आपको एक चीज याद रखना है कि यही पुष्कर झील है जिसमें दुनिया में ब्रह्मा का एकमात्र मंदिर है। ब्रह्मा, लॉर्ड ब्रह्मा।
अब यहाँ पर पुष्कर झील में आपने देखा, पुष्कर झील के तट पर देखा आपने 8000 श्लोक लिखा। अब इसमें इन्होंने क्या लिखा, 8000 जो श्लोक लिखे इसमें इन्होंने क्या लिखा, तो आप कहोगे कि सर इसमें इन्होंने कौरव और पांडवों का युद्ध लिखा, कौरव प्लस पांडवों का युद्ध लिखा। और एक चीज और, क्यों इसे कहा जा रहा है भारतीय इतिहास की पहली किताब, तो आप देख रहे हैं ये युद्ध का विवरण दे रही है। दूसरी बात, इतिहास शब्द का पहला प्रयोग अगर कहीं है भारत की वह पहली किताब जिसमें इतिहास शब्द का कहीं प्रयोग किया गया तो वह महाभारत है। इसलिए महाभारत को, ठीक है, भारतीय इतिहास की पहली किताब माना जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो दलील है, यह दलील सर्व स्वीकृत नहीं है। क्यों सर्व स्वीकृत नहीं है? क्योंकि महाभारत कैसी किताब है, तो आप बोलोगे कि सर महाभारत एक धार्मिक किताब है, और धार्मिक किताब में गल्प बहुत होते हैं। गल्प मतलब काफ़ी झूठी चीज़ें बढ़ा चढ़ा करके लिखना, ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें, कल्पनात्मक चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं, और यही कारण है कि यह सर्व स्वीकृत नहीं है, सभी इतिहासकार नहीं मानते। लेकिन इसलिए भारत की पहली ऐतिहासिक किताब मानी जाती है राजतरंगिणी, राजतरंगिणी। अब ये राजतरंगिणी कब लिखी गई, तो आप बोलोगे कि सर 12वीं शताब्दी या सेंचुरी एडी में लिखी गई, ईस्वी में लिखी गई, कश्मीर में लिखी गई। किसके द्वारा लिखी गई? कलहड़ के द्वारा लिखी गई। अब हमारा विषय ये यहाँ पर ये नहीं है कि हम राजतरंगिणी की व्याख्या करें, ठीक है। अभी हमारी बात ये आती है, ठीक है, कि इतिहास के और अंग क्या क्या हैं, इतिहास के क्या अंग होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर इतिहास के 4 अंग होते हैं। इतिहास के क्या अंग होते हैं, तो आप बोलोगे कि सर इतिहास के 4 अंग होते हैं, और इन 4 अंग का नाम क्या है, तो आप याद रखिएगा ये लिखा है इतिहास के अंग, और इतिहास के अंग होते हैं 4, और इन चारों को आप जानते कैसे हैं, ठीक है। तो आप याद रखिएगा इन चारों को जानने के लिए हम 4 क्वेश्चन लगाते हैं इसके अंदर। हमने आपसे बताया कि हमारी जो क्लास है वो टोटल साइंटिफिक है, इसमें लॉजिक चाहिए, रटी रटाई चीजें नहीं आएंगी, ठीक है। तो इतिहास के अंग क्या हैं, तो आप कहोगे कि सर ये 4 हैं, और इन चारों का हम कैसे तलाशेंगे, तो आप कहेंगे कुछ प्रश्नवाचक चिन्ह लगाकर। जैसे पहला प्रश्न हम क्या लगा रहे हैं, क्या है, कब है, कहां है, या कौन है, और कहां है। तो क्यों का उत्तर क्या देंगे आप, सॉरी क्यों लिख दिया यहां पहले, क्या मतलब लिखा, पहला क्या क्वेश्चन लगाया, क्या है, मतलब इससे हमें मिलेगा घटना। इतिहास का अंग बनने के लिए क्या जरूरी है कि इतिहास में घटना का जो होना जरूरी है, और यह कब हुई है मतलब काल का होना जरूरी है। कौन है मतलब पर्सन का होना जरूरी है, व्यक्ति का या व्यक्ति समुदाय का होना जरूरी है, और कहाँ हुआ है स्थल का होना जरूरी है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इतिहास के अंग क्या हैं, 4 हैं, और ये 4 कौन कौन है, आप बोलोगे कि सर इवेंट है, टाइम है, पर्सन है, और प्लेस है, ठीक है। तो ये चीजें आपने देखा कि इतिहास के ये 4 अंग हैं। अब हम लोग देखेंगे कि इतिहास की जो परिभाषा दी गई वो इतिहास की परिभाषा क्या है और कैसे है। तो इतिहास की जो परिभाषा देते हैं वह कौन दे रहा है, तो इतिहास की परिभाषा में पहली जो बात आई हेरोडोटस की आई। हेरोडोटस, इनको जानना जरूरी ही है। तो हेरोडोटस का समय आप जरूर लिख लेंगे, 485 ईसा पूर्व से और 425 ईसा पूर्व तक का समय इनका माना जाता है। अब ये क्या बताते हैं हेरोडोटस, तो अभी हमने बताया था कि इनकी किताब है हिस्टोरिका, और इसी से हमने इनकी परिभाषा निकाल दी थी।
मतलब शोध से सत्य को प्राप्त करना ही क्या है? इतिहास है। दूसरा बात हम लेने जा रहे हैं हीगल। हीगल कौन है? तो आप कहेंगे सर ये महान जर्मन दार्शनिक हैं और इन्होंने क्या लिखा, इतिहास को क्या बताया, किसे इतिहास कहते हैं? तो आप कहेंगे सबक ही इतिहास है। सबक ही इतिहास है। सबक क्या होता है? सबक का मतलब होता है एक सीख, एक लेसन, लर्निंग। कैसे लर्निंग? अतीत से सीखना ही क्या है? इतिहास है। दूसरी बात, एक और बड़ा नाम आता है कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या बोल रहे हैं? कार्ल मार्क्स का कहना है कि इतिहास स्वतः को दोहराता है, इतिहास खुद को दोहराता है। ठीक है, स्वयं को दोहराता है। और यह दोहराता किस रूप में है? तो आप कहेंगे कभी त्रासदी के रूप में तो कभी प्रहसन के रूप में। इतिहास स्वयं को दोहराता है, कभी त्रासदी बनकर तो कभी प्रहसन बनकर। और इतिहास क्या है? पूर्ववर्ती समाज का वर्ग संघर्ष का लेखा जोखा है। अब एक आयरिश विद्वान की बात करेंगे हम लोग, आयरलैंड के एक विद्वान की, जेबी ब्यूरी। और जेबी ब्यूरी की बातें अगर हम करें तो देखिए जेबी ब्यूरी क्या कहते हैं। जेबी ब्यूरी तो आयरलैंड के हैं और ये इनका क्या कहना है? तो एग्जैक्टली ये कहते हैं कि इतिहास साहित्य नहीं है, इतिहास विज्ञान है। मतलब इतिहास को ये कहते हैं कि विज्ञान है, न तो इससे कम है और न ही इससे ज़्यादा है। इतिहास विज्ञान है, साहित्य नहीं है। ठीक है, विज्ञान है, न तो इससे कम है न ही इससे ज़्यादा है। और एक महान इतिहासकार हैं ईएचकार। तो ईएचकार को जानने के लिए आप इस तरह से समझिए, ये अतीत लिखा है और ये वर्तमान लिखा है। तो ईएचकार क्या बताते हैं? ईएचकार का कहना है वर्तमान में बैठकर अतीत से अनंत संवाद, मतलब अतीत और वर्तमान के बीच का जो अनंत संवाद है, संवाद मतलब वार्तालाप है, वह संवाद ही इतिहास है। यह है ईएचकार का विचार। फिर एक और दार्शनिक आते हैं सीले। तो सीले का कहना है कि इतिहास विगत की राजनीति है। इतिहास क्या है? विगत की राजनीति है। तो अब प्रश्न आता है कि राजनीति क्या है? देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमने बताया कि जॉन सीले सर हैं। जॉन सीले और जॉन सीले का कहना है कि इतिहास विगत की राजनीति है, राजनीति है। तो अब प्रश्न आता है कि राजनीति क्या है? तो आप कह दीजिएगा और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। कौन बोल रहा है? इतिहास विगत की राजनीति है और राजनीति वर्तमान का इतिहास है। नेहरू जी ने क्या कहा था, जवाहरलाल नेहरू ने क्या कहा था डिस्कवरी ऑफ इंडिया में? इतिहास की कुछ परिभाषा दी है। तो आप कहेंगे परिवर्तनों का लेखा जोखा ही, परिवर्तनों का लेखा जोखा ही क्या है? इतिहास है। एक लेफ्टिस्ट या वामपंथी इतिहासकार हैं डीडी कौशाम्बी सर। और डीडी कौशाम्बी साहब क्या बोल रहे हैं? तो डीडी कौशाम्बी सर का एक कहना है, क्या कहना है कि देखिए उत्पादन, पहले आप समझिएगा, इनका कभी रटने की कोशिश नहीं करना है। ये उत्पादन लिखा है। उत्पादन में क्या चाहिए आपको? संसाधन चाहिए। उत्पादन के लिए संसाधन चाहिए और संसाधनों से संबंध बनते हैं, संबंध। तो डीडी कौशाम्बी सर का कहना है कि उत्पादन के संसाधन में जो संबंध है उसी संबंधों का अनवरत परिवर्तन ही क्या है?
इतिहास है। फिर से देखिएगा, डीडी कौशाम्बी कह रहे हैं उत्पादन के संसाधन और संबंधों में अनवरत परिवर्तन को यदि आप तिथि के साथ प्रस्तुत कर दें तो वही इतिहास है। बात आप समझिएगा, ठीक है। उत्पादन के संसाधन और संबंध में अगर अनवरत परिवर्तन हो रहा है और उस अनवरत परिवर्तन को तिथि के साथ लिख दिया जाए या प्रस्तुत कर दिया जाए तो उसी को क्या कहते हैं? इतिहास कहते हैं। और अब जब आपने इतनी चीजें जान लिया तो अब आपके सामने एक प्रश्न आता है कि कालखंड के आधार पर इतिहास का विभाजन तो हम केवल कुछ चीजें करके आपको रोक देंगे। यहां आज ये देखिए लिखा है कालखंड के आधार पर भारतीय इतिहास का विभाजन। इतिहास लिख दिया, ये का विभाजन ये लिख रहे हैं। तो आप याद रखेंगे कि कालखंड के आधार पर जो भारतीय इतिहास का विभाजन है वह 3 भागों में किया गया है। प्री हिस्ट्री या प्राग इतिहास, प्री, और दूसरा है आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री, प्रोटो, प्री, और ऐतिहासिक युग या इतिहास लिख दिया। चलिए अब प्री हिस्ट्री क्या है? तो इसके नीचे आप आइए देखिए क्या लिखा जा रहा है। रटने की कोशिश नहीं, बस तकनीकी का परिवर्तन होना चाहिए और तकनीकी का परिवर्तन करके ही आप सिकंदर बन सकते हैं। और मेरी क्लास ऑनलाइन क्लास हो चाहे वो ऑफलाइन क्लास हो, उसकी खास बात है कि आपको यहाँ रटने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं होती, ठीक है। प्राक या प्री, तो इसमें हम किसका कैसे अध्ययन करते हैं, कैसे जानते हैं? आप कहोगे कि सर हम पुरातत्व के माध्यम से जानते हैं। पुरातत्व क्या है? ठीक है, पुरानी चीज़ें जो उत्खनन से प्राप्त होती हैं, खुदाई से प्राप्त होती हैं, ठीक है, या अवशेष के रूप में प्राप्त होती हैं, पुरातत्व है। तो प्राग इतिहास को हम जानते कैसे हैं? पुरातत्व के माध्यम से जानते हैं। अब यहाँ पर हम पढ़ते क्या हैं? तो आप कहिएगा सर यहाँ पढ़ने के लिए कोई लिपि नहीं है सर, क्योंकि इस युग के लोग लिखना नहीं जानते थे, मतलब कोई लिपि नहीं है, ठीक है। और एक चीज़ और, ये प्री हिस्ट्री में हम जो आज पढ़ते हैं वो क्या चीज़ें पढ़ते हैं? वर्तमान में प्री हिस्ट्री में क्या पढ़ाया जाता है, ठीक है। तो आप कहोगे कि सर जो प्री हिस्ट्री है, प्राग हिस्ट्री है, इसमें हम केवल 2 चीज़ें पढ़ते हैं, कोई तीसरी चीज़ नहीं पढ़ते। क्या पढ़ते हैं? एक पढ़ते हैं मानव का उद्भव कैसे हुआ, ठीक है, और उसका विकास कैसे हुआ, मतलब ओरिजिन, या आप कह सकते हैं इवोल्यूशन एंड डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन, ठीक है, मानव का उद्भव और विकास कैसे हुआ। एक तो ये चीज पढ़ते हैं। फिर ये पढ़ते हैं कि इस मानव का पत्थर और धातुओं से संबंध क्या है। किस मानव का? जो प्राग मानव है, हमारा आदि पूर्वज है, ठीक है, इस आदि पूर्वज का या मानव का, ठीक है, पत्थरों से क्या संबंध है, और एक चीज और, धातुओं से क्या संबंध है, ठीक है। तो धातुओं में हमको केवल 2 धातुओं को याद रखना है, ठीक है, किसी तीसरी धातु के बारे में नहीं याद रखना है। पहली चीज तांबा, ठीक है, और दूसरी चीज कांसा। और आप जानते हैं कि ये जो तांबा है ये मानव द्वारा प्रयोग किया जाने वाली पहली धातु है, ठीक है। तो हम लोग प्राग युग में ये चीजें पढ़ते हैं, ठीक है। और इसको हम प्राग युग को जानते कैसे हैं? तो आप कहोगे सर पुरातत्व से जानते हैं, यहाँ लिपि नहीं है सर। और इसमें हम क्या पढ़ते हैं? तो इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमंस या मैन। दूसरी चीज और क्या पढ़ते हैं? मानव का इन 2 चीजों से क्या संबंध रहा है, इसे पढ़ते हैं, ठीक है। अब आदि इतिहास में क्या पढ़ते हैं? तो आप याद रखिएगा कि आदि इतिहास में लिपि तो है,
ठीक है, परंतु पढ़ी नहीं जा सकी, मतलब दे हैव देयर ओन स्क्रिप्ट बट डजंट डिस्पेयर टिल द डे, मतलब आज तक इसे नहीं पढ़ा जा सका। ठीक है, तो और कैसे जानते हैं? पुरातत्व के माध्यम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? तो आप कहोगे सर इसमें हमको 2 चैप्टर पढ़ना होगा, एक आईबीसी पढ़ना होगा और दूसरा वैदिक पढ़ना होगा। ठीक है, तो ये तो सही है कि आईबीसी की लिपि है परंतु पढ़ी नहीं जा सकी, लेकिन वैदिक की लिपि तो है ना। ऋग्वेद किस में लिखा गया? तो आप कहोगे कि सर वेदों के लिखने की जो प्रक्रिया है वो 600 बीसी के बाद शुरू होती है। अब इतिहास का युग, अब ऐतिहासिक युग का विभाजन कैसे किया गया था, तो इसी के साथ हम ये क्लास आज का रोक देंगे। ठीक है, तो जो इतिहास का विभाजन है यह है औपनिवेशिक काल में। औपनिवेशिक काल मतलब अंग्रेजों के काल में। अंग्रेज जब थे यहाँ तो उन्होंने, अंग्रेजों ने जो भारतीय इतिहास है इसको 3 भागों में बांटा था। कौन कौन भाग में बांटा था? तो आप कहोगे कि सर उन्होंने भारतीय इतिहास को 3 भागों में बांटा था। एक हिंदू इतिहास, दूसरा मुसलमानों का इतिहास और तीसरा ईसाइयों का इतिहास। ठीक है, ऐसा उन्होंने क्यों किया? जाहिर सी बात है कि सांप्रदायिक द्वंद उत्पन्न करना था और इसलिए उन्होंने, ठीक है, यह विभाजन किया। जब हिंदुस्तान आजाद हो गया तो हिंदू इतिहास को प्राचीन भारत कहा गया, प्राचीन भारत का इतिहास कहा गया। मतलब हम क्या कर रहे हैं, स्वतंत्र भारत के बाद का जो इतिहास है ये क्या हो गया? तो आप कहोगे ये हिंदू इतिहास हुआ प्राचीन भारत, और मुसलमानों का जो इतिहास है ये मध्यकालीन भारत कहा गया। ठीक है, और जो ईसाइयों का इतिहास है इसे आधुनिक भारत के नाम से जाना गया। ठीक है, अब आप याद रखेंगे इन तीनों में संबंध क्या है, प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत में क्या संबंध है, तो इसे हम बहुत ही तेज गति से और बहुत ही टैक्टफुली आपके बीच में शेयर कर देना चाहेंगे। तो आप याद रखेंगे कि हम एक बार लिख लेते हैं प्राचीन इतिहास, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ये चीज हमने लिखा, 3 चीजें, और इन तीनों में क्या संबंध है? तो ये जो प्राचीन इतिहास है, अभी टाइम के चक्कर में आप मत रहिए कि किसका क्या टाइम है, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। जब ये जरूरत पड़ेगी तब बताया जाएगा। देखिए जो प्राचीन इतिहास है इसमें हम क्या पढ़ते हैं? अभी हमने बताया मानव का उद्भव और विकास पढ़ते हैं, उद्भव और विकास, ओरिजिन एंड डेवलपमेंट को पढ़ते हैं। फिर हम ये देखते हैं कि मानव ने कैसे आंख को तलाशा। फिर हम ये देखते हैं कि मानव के अंदर तर्क का विकास कैसे आया और इस तर्क के द्वारा उसने अपने गांव का और अपने समाज का विकास कैसे हुआ, विकास कैसे किया। लेकिन याद रखिएगा इसी दौर में एक चीज इंटर कर गई और वह था धर्म। तो आपने देखा ये है हमारा प्राचीन इतिहास। लेकिन देखिए जब धर्म प्रभावी हुआ तो वह दौर है मध्यकाल। जब धर्म आया न जाने कहां से आ गया, न जाने किसने उत्पन्न कर दिया, न जाने कैसे लोगों ने भयभीत हुए, और जब ये धर्म आया तो धर्म के आते ही अंधविश्वास आ गया। जब अंधविश्वास आएगा तो पाखंड आएगा, और इसी अंधविश्वास और पाखंड के नाम से अपने अपने धर्म को लेकर के एक युद्ध लड़ा जाएगा जिससे धर्म युद्ध कहा जाएगा, जो कि मध्यकाल में भी लड़ा गया। प्राचीन युग में जब यहाँ आया तो वहाँ भी इसने मानवता का रक्त पिया है, और दुनिया में चाहे जितने भी युद्ध हुए हों उन युद्धों में उतनी जान नहीं गई, उतने जीवन नहीं गए जितना कि इस धर्म ने अकेले ले लिया। तो आपने देखा कि ये जो मध्यकाल आया, इस मध्यकाल में अंधविश्वास का दौर आया, पाखंडों का दौर आया, और इस प्रकार से धर्म युद्धों का दौर आया। इस धर्म युद्धों ने मानवता को लहूलुहान किया, और जब मानवता लहूलुहान हुई तब इसने क्या किया, ठीक है, अपने अंदर एक तर्क का विकास किया, और यही तर्क है पुनर्जागरण। यही तर्क है पुनर्जागरण, ठीक है, रेनेसां जिसे कहते हैं आप। और यही जो पुनर्जागरण है
यही जो पुनर्जागरण है यह अनेक देशों में अनेक समय पर हुआ है। इसलिए दुनिया के इतिहास में आधुनिक युग अलग अलग समय से शुरू होता है। हमारे यहाँ 19वीं सेंचुरी में होता है और यूरोप में 15वीं सेंचुरी में शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि पुनर्जागरण वहां उस समय हुआ था और हमारे यहाँ, ठीक है, 19वीं सेंचुरी के प्री में हुआ था, मतलब पहले दशक में हुआ था, 19वीं सेंचुरी के। ठीक है, तो अब आप याद रखिएगा, जब आधुनिक युग में पुनर्जागरण आया तो यहां इंसान ने ईश्वर के लिए नहीं, खुद को जीने के लिए सोचा। अब उसके हाथ किसी ईश्वर की तलाश में नहीं, किसी ईश्वर की खुशियों की तलाश में नहीं, बल्कि इंसान के जीवन के लिए एक बेहतर खुशी की तलाश के लिए उठे। ठीक है, अब उसका हाथ किसी ईश्वर की अनुकंपा को पाने के लिए नहीं उठा, अपितु उसका हाथ अब उठता है केवल एक तरफ, वो है कल कारखानों में अपने हाथों को लगा करके और अपनी और अपने परिवार और अपने समाज को बदल देने की भावना को लेकर। तो इसलिए इसे आधुनिक कहा जाता है। ठीक है, फिर हम अगला आपके बीच में हेडिंग डाल दे रहे हैं और इसकी व्याख्या हम कल के क्लासेस में करेंगे। क्या इतिहास अपने को दोहराता है? क्या इतिहास अपने को दोहराता है? और ये चीज़ें हम देखेंगे दूसरे दिन। और आपसे गुजारिश है कि इसे डेमो का क्लास न समझें। आप इस पहले दिन से ही आपने देखा होगा कि कितनी महत्वपूर्ण चीज़ें आपके बीच में शेयर की गई हैं। और ये रटने की चीज़ कभी नहीं है, ये एक सबक है, ये सीखने की चीज़ है। और अगर आप सबक से अपनी गलतियों को नहीं पहचान पाए और उसमें परिवर्तन नहीं कर पाए तो निश्चय मानिएगा, ठीक है, कि आपकी बाजी हारी जा रही है। तो थैंक यू, आज इतना ही। विशिंग यू ऑल द लक।